नमस्कार दोस्तों, आगाज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो बेरोजगारी भत्ता है वो उनकी जो क्या प्रोसेस रहती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो क्या रहते हैं और जो फॉर्म फिल है वो कैसा किया जाता है। तो जो आपका इनकम का जो फॉर्मेट होता है वो 4 पेज का फॉर्मेट होता है, उसको कैसे फिल किया जाता है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि आपके जो बेरोजगारी भत्ते की जो फॉर्म है वो एक बार खोल दिए गए हैं और आप उनको फॉर्म को अप्लाई करके अपना जो बेरोजगारी भत्ता है वो आप ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस अब जो आपके जो सही तरीके से करने पे आपके जो बेरोजगारी भत्ता है वो सेंड बैक नहीं आएगा। तो चलते हैं इन पे चर्चा करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो है मूल निवास, डोमिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, मूल निवास आपको बनाना है और ये मूल निवास आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि चल जाता है लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि मेरा जो एक बार बेरोजगारी भत्ता लगाने पे वो चालू हो जाए, उसको सेंड बैक नहीं किया जाए। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो मूल निवास है वो नया मूल निवास बना लीजिए। ठीक है, उसमें दूसरा नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, ये आपको फॉर्म फिल करते समय आपको ये वहाँ जरूरत रहेगी। ठीक है, फिर आप जो बीए है या बीएससी है, ठीक है, या बीकॉम है, तो उनकी जो आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट ही 10th की होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक मार्कशीट। और जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? एसबीआई में। एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र है, ये 4 पेज का आय प्रमाण पत्र इस फॉर्म में लगेगा। और ये पूरी में आगे जो फॉर्म है वो कैसा भरा जाएगा, कौन कौन से जो उसमें फॉर्म है वो लगेंगे वो बता दूंगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र है, ये केवल रिक्वायर्ड आपको एस सी एस टी के लिए रिक्वायर्ड है, ओबीसी वगैरह जनरल वगैरह के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और बाकी जो है SC ST को छोड़ के उनको केवल आपको मूल निवास की आवश्यकता है। ठीक, और जिसके पास में विकलांग का सर्टिफिकेट है वो तो विकलांग का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना उसमें जरूरी रहता है, और बाकी जो है उनके वो ये लागू नहीं है। इसके बाद में दो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि नवीनतम फोटो होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ताकि एक बार मान लो फिर बार बार सेंड बैक कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये फोटो आप इसको नवीनतम फोटो के साथ में अपलोड करें। ठीक है, या फिर उन पे ये सिग्नेचर करवाएं। तो ये सब चीज़ें हम आज डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए। ठीक है, और स्वयं की एसएसओ आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही होने चाहिए। यानी अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी पे ही है आपको अप्लाई करना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये स्वयं का ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर, मेल आईडी है वो भी आपका स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, और जन आधार कार्ड ये भी आपके पास में होना जरूरी है। और इसके साथ में जन आधार में आपकी ई केवाईसी होती है। ई केवाईसी है वो कंप्लीट करना, पहले ई केवाईसी को क्या करना है? कंप्लीट करना है। उसके बाद में नहीं तो उसमें जो ऑनलाइन डाटा है, ऑनलाइन डाटा के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है, आपका नाम है, वो उसमें केस नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो तकनीकी योग्यता है, तकनीकी योग्यता है उसमें आपकी आईटीआई या फिर आरकेसीएल, आरएससीआईटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये होना चाहिए। फिर ये आप जो ये बीएड होना चाहिए। तो ये जो तकनीकी है, सॉरी, आईटीआई होना चाहिए और बीएड भी है। ठीक है, तो ये आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। एक और बता देता हूं मैं कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। और यदि नहीं है तो पहले आधार कार्ड को आप अपडेट कराइए। ठीक है, अपडेट कराने के बाद में इसमें आपके ध्यान में रखना है, आपको ईमेल आईडी भी अटैच करवा लेना है। जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी को भी अटैच करवाना। और आपकी जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो इससे अटैच होने चाहिए। और
पूरा जो आधार है आपका अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है। और आपका जो बैंक अकाउंट का मैंने बता ही दिया है कि आपका एसबीआई बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, और उसके साथ में भी क्या होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड के अंदर जो अटैच किया है वही मोबाइल नंबर जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो आपका जो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो 4 पेज का होता है। उसको एक सही तरीके से उसको फिल कैसे किया जाता है वो हम आज चर्चा करते हैं। उसको आप ध्यान से देखना ताकि सही तरीके से आप फिल कर पाओ, और बार बार फिर डिपार्टमेंट के द्वारा बैक नहीं किया जाता है। ठीक है, एक बार में पूरा सही तरीके से करके फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम। ये देखिए आपका आय प्रमाण पत्र है, ये आय का घोषणा पत्र। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रार्थी का नाम है, आपका नाम हिंदी में जो नाम है आपका आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरना है। आपका आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट के आधार पर पूरा फॉर्म फिल करना है। प्रार्थी का नाम है, अपना नाम लिखना है पूरा, और सही तरीके से। थोड़ा आप राइटिंग से लिखोगे तो डिपार्टमेंट वाले जो अधिकारी हैं उनके वो समझ में आने पर वो क्या करते हैं, कई बार आप ऐसे लिख देते हो तो उनको समझ में भी नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं फिर सेंड बैक करता है। तो ऐसा आपको करना नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। पिता का नाम और पूरा एड्रेस करना है। आपका एड्रेस होता है वो पूरा एड्रेस लिखना है इसमें। ठीक है, और जिस आप गांव से या फिर शहर से जो बिलोंग करते हो उसका नाम लिखना है, तहसील लिखनी है, जिला लिखना है, जन्म दिनांक लिखनी है आपको। ठीक है, जन्म स्थान, उम्र आ गया तो उम्र, फिर आपका लिंग लिखना है, पुरुष है या महिला है, वैवाहिक स्थिति जो विवाहित है या अविवाहित है, फिर धर्म लिखना है, जाति। और जाति में देखो क्या करना आपको, यहाँ जाति जब आता है नाम तो यहाँ जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना वो कैटेगरी लिखनी है। जैसे मान लो ओबीसी है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर एससी एसटी से करते हो, तो जो कैटेगरी है वो यहाँ लिखनी है। तो ओबीसी है तो आप यहाँ ओबीसी लिखना है, ये गलती मत करना। ठीक है, काफी सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। तो यहाँ जो कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी लिखनी है। फिर यहाँ जो उपजाति है, उपजाति है, उपजाति में आपको जैसे मान लो सैनी है सैनी लिख दिया, या फिर राजपूत है राजपूत लिख दिया, जाट है तो जाट लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको उपजाति में लिखना है। क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ आपको क्या करना है तो यस करना, हाँ करना है और आगे लिख देना है। इस पे हाँ पे टिक करके फिर आगे हाँ लिखना है। क्या आप आयकर दाता है, यदि है तो लिखो और नहीं है तो नहीं। तो आपको क्या करना है, नहीं पे टिक करना और आगे नहीं लिखना है। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर देने हैं आपको जो आपके आधार कार्ड में क्या है अटैच है, वही मोबाइल नंबर आपको देने हैं। पैन कार्ड नंबर, यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर है वो दे देने हैं। फिर टिन नंबर है, वो टिन नंबर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना आपको, परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय का विवरण है, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये तो गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बार बार सेंड बैक कर दिया जाएगा ये फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्वयं का नाम लिखना है। ये क्या है, सदस्य का नाम आ गया, यहाँ उम्र है, यहाँ प्रार्थी से संबंध है। ठीक है, और व्यवसाय की प्रकृति क्या है वो है, और इसकी जो वार्षिक आय है वो आय लिखनी है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आपका स्वयं का नाम लिखना है। जो बेरोजगारी भत्ते आप ले रहे हो मान लो, तो आपका स्वयं का नाम लिखना है इसमें। उसके बाद में आपकी उम्र लिखनी है। प्रार्थी से संबंध क्या हो गया, तो आप स्वयं हो गए, तो आप यहाँ स्वयं लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें स्वयं लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ व्यवसाय क्या दिखाना है, तो व्यवसाय में क्या है, आप तो बेरोजगार हो, तो बेरोजगार हो तो तभी तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ बेरोजगार दिखाना है। क्या दिखाना है, बेरोजगार दिखाना है। और आपकी आय क्या दिखानी है, आपकी आय कितनी दिखानी है, तो आय आपको दिखानी है बिल्कुल जीरो। क्यों, आपकी आय नहीं है तभी तो आप ले रहे हो, तो आपको क्या क्या दिखाना है, यहाँ आपको जीरो दिखा देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है।
फिर सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कॉलम में आपको क्या करना है, फिर अपने मान लो जो पिताजी का नाम आ जाएगा, माताजी का नाम आ जाएगा, आपके कोई भाई है तो उनका नाम आ जाएगा, आपके कोई सिस्टर है तो उनका नाम आ जाएगा, उनका पूरा विवरण देना है। यानी जो आपके जन आधार में है वो सभी के सभी नाम इसमें डालने हैं, ठीक है। उसमें उनकी उम्र डालनी है, एग्जिट जो जितनी उम्र होती है वो उसकी उम्र डालनी है। प्रार्थी से संबंध, अब आएगा आपसे संबंध क्या है। ऊपर ऊपर आपका नाम आ गया, आपके आगे यहाँ प्रार्थी से संबंध, सेल्फ, आप सेल्फ आ गए, स्वयं आ गए। उसके बाद में आपसे संबंध क्या है, तो आपके मान लो यहाँ दूसरा नंबर आपके जो पिताजी का नाम आता है, तो यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, उनकी उम्र लिख दिया। अब आपसे संबंध क्या है, तो यहाँ क्या लिखना है, पिता। फिर माता का तो माता, और भाई है तो भाई, बहन है तो बहन। समझ गए, ये कॉलम आपको पूरा करना है। सदस्य का नाम, उम्र और प्रार्थी से संबंध, ठीक है। उनकी जो व्यवसाय की जो प्रकृति है वो क्या लिखनी है, आपके मान लो पिताजी है वो क्या है, मजदूरी करते हैं, तो यहाँ मजदूर लिख दोगे। फिर माता का देन है तो वो क्या है, गृहिणी है, तो आपको गृहिणी लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो भाई है, बहन है, वो यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, इसमें अध्ययनरत लिखना है। क्या लिखना है, अध्ययनरत लिखना है। और यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है कि और जैसे मान लो इनकम का सोर्स है कोई किसी भाई की तरफ से वो है, तो वो लिख सकते हो। उसके बाद में सभी के आगे यहाँ क्या लिख देना है, 0 0 दिखा देना है, या फिर इस हिसाब से आप डैश ऐसे दर्शा सकते हो ना, ठीक है। उसको यानी खाली छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ 0 लिख सकते हो। पिताजी की आय आपको दिखानी पड़ेगी, तो पिताजी की आय आपको यदि आप मजदूरी करते हैं या फिर कर्ज है तो कर्ज ही कर सकते हो, आप जो काम करते हैं वो काम यहाँ दिखा सकते हो, लिख सकते हो। और उनके आगे है, उनके आगे आपको वो इनकम लिखनी है। अब इनकम को आपको भी पता है कि जो 2.5 लाख से आपकी इनकम है, ठीक है, वो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनके जो नीचे होती है उनको ही बेरोजगारी बताइए प्रोवाइड कराते हैं और उन मिलता है, ठीक है। तो उनकी जितनी आय है वो आय लिख देना, और लास्ट बाद में परिवार की कुल वार्षिक आय है वो कितनी लिखनी है, वो ऊपर देख के उनको जोड़ के और नीचे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ आपके जो स्थान आगे स्थान का नाम लिखना है, यहाँ जो दिनांक है वो लिख देनी है। और प्रार्थी के हस्ताक्षर, प्रार्थी के हस्ताक्षर करना है, जो ये फॉर्म का अप्लाई कर रहा है उनका यहाँ हस्ताक्षर होगा। और ये देखो आपको नवीन फोटो या नवीनतम फोटो है वो आपको यहाँ अटैच करनी है, चिपकानी है इस पे। और इस पे जो आगे अटेस्टेड करवाना है आपको, वो इस फोटो को अटेस्टेड करेगा, वो भी फर्स्ट ग्रेड का जो लेक्चर है, फर्स्ट ग्रेड जो भी है अधिकारी, उनसे आपको ये फॉर्म जो अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और वकील के द्वारा भी होगा, वो मैं आगे बता दूंगा आपको सब चीजें। फिर नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट को नाम बोलते हैं के फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ आपको 2 गवाह के साइन चाहिए, ठीक है। और गवाह कौन होते हैं, गवाह वो होते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड मान लो अधिकारी है, हो सकता है वो डॉक्टर भी हो सकता है, और वो कोई टीचर भी हो सकता है। तो फर्स्ट ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनका ही साइन यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड की ये आपका फॉर्मेट, प्रार्थी का ये तो भर लोगे आपका, यानी आपका नाम आ जाएगा, और पुत्र श्री आपके पिता का नाम आ जाएगा, और निवास आ जाएगा, यानी आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो वो गांव का नाम आ जाएगा। यहाँ वार्षिक आय आपकी जो पिताजी की जो पहले प्रश्न में जो कितनी वार्षिक आय लिखी है आपने, वो वार्षिक आय यहाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में ये गवाह अपना जो नाम, अपने जो पिता का नाम ये भर देंगे वो, और अपना जो वो कहाँ रहते हैं, तो जिस जगह रहते हैं वहाँ का वो एड्रेस लगा दे देंगे। और विभाग का नाम है, वो किस विभाग से हैं, ठीक है, वो मान लो एजुकेशन विभाग से हैं, किस से हैं। फिर उनका जो पद है तो वो पद भी यहाँ आ जाएगा, उनके पास में कौन सा पद है तो वो पद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम फॉर्मेट ही है, और सेम साइन आपको वो करवाने हैं। 2 अलग अलग टीचर के मान लो, या अलग अलग अधिकारी जो फर्स्ट ग्रेड के होने चाहिए उनसे करवाना है। और ये भी ध्यान रखना है एक ही दिन में दोनों के करवाने, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि एक तो आज करवा लिया और एक 15 दिन बाद में आप इसको करवाते हो, तो ये गलती मत करना। एक ही दिन में दोनों के साइन होने जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद में और हाँ, एक जो नोटेरी होती है, फिर वकील की नोटेरी होती है, वकील की नोटेरी भी उसी दिन आपको करवानी है। ये आपको टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को करना है। उसके बाद में यहाँ जो और वो अपने जो नाम दिनांक स्थान और लिखेंगे, यहाँ फिर साइन करेंगे। ठीक है, साइन करने के बाद में यहाँ इस पे मोहर भी लगाएंगे। ठीक है, मोहर भी लगाएंगे। और उसके बाद में आपको यदि वो नहीं करे तो उनको बोल देना, आप बता देना कि सर आपके जो यहाँ नंबर है वो नंबर आपको यहाँ उनके मोबाइल नंबर लिखवाने हैं। समझ गए? ये काम पूरा जरूरी है कराना, मोबाइल नंबर जो है वो डलवाना लिखवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंड बैक कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट। जब आपका फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, जब आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, तो चेक करने पर वो क्या करेंगे, फिर यदि आपने खाया है तो वो सेंड बैक कर देंगे, तो फिर वही वापस प्रोसेस हो गई। ठीक है, और ये चीज़ ये सेम है, यहाँ साइन करेंगे और मोहर लगाएंगे और उनका क्या करवाना है, मोबाइल नंबर लिखवाना है। ये गलती मत कर देना आप। फिर देखिए इसमें ये भी एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन आपको इसको कैसा भरना है वो मैं बताता हूँ। इसमें आपको अपना जो नाम लिखना है, नाम, और नाम कैसा लिखना है, कैपिटल लेटर में सब लिखना है। ये क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। पिताजी का नाम आ जाएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ के बाद में कहाँ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंसी एड्रेस है वो यहाँ डालना है। सभी ये कैपिटल लेटर में डालना है। रेजिडेंस एड्रेस यहाँ डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, और नाम आने के बाद में सिग्नेचर ऑफ अप्लाइकेंट आपका साइन करना है। ठीक है, और यहाँ फिर वही फोटो, जब दो फोटो बताई थी आपको, एक पहले वाले और ये लास्ट में जो ये फोटो आ जाएगी, ये नवीन फोटो होनी चाहिए। और इन पे जो अटेस्टेड है वो वकील करेगा। वकील अपने आप जहां जहां अटेस्टेड करना होता है वहां वहां वो कर देगा पूरा। ठीक है, अब आपका एक पेज और है। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ये है, वो इंग्लिश का था और ये हिंदी के अंदर है। यहाँ अपना नाम, पिता का नाम आ जाएगा। आने के बाद में आपको यहाँ क्या करना है, अपने साइन करने हैं। ठीक है, आप अपने जो पहले नाम लिख लेना, नाम लिखने के बाद में आप जो साइन करते हो अपने नेचुरल, वो आपको साइन करना है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट जो दे रखा है, इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, उस हिसाब से आप यदि इनको फिल करते हो, फिल करने के बाद में आप इसको अप्लाई करते हो, तो जब आपके अनएम्प्लॉयड डिपार्टमेंट में आपका ये फॉर्म जाएगा, तो वहाँ उनको ऐसा मौका नहीं देना है कि आपका सेंड बैक किया जाए, उनको सेंड बैक करे बार बार, ऐसा मौका नहीं देना है। तो इस तरीके से यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका जो फॉर्म है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपका फॉर्म को सेंड बैक नहीं देंगे वो, और आपको क्या हो जाएगा, आपके जो बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है, वो पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा।